तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 फिजिक्स के स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो आज की यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हम लोग बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से आप अपनी क्लास 12 की फिजिक्स में 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का कर सकते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए क्लास 12 फिजिक्स के जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, उसकी सीरीज चलाई जा रही है। जैसे इसमें आपका एक सीरीज आपकी ये भी हो जाती है कि क्लास 12 फिजिक्स की जो पूरी किताब होती है, उसमें से जो आपके सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, इसकी भी सीरीज चल रही थी। इसमें अभी तक हम लोगों ने पार्ट नंबर फर्स्ट तक देख लिया था और आज का वीडियो आपका पार्ट नंबर सेकंड होने वाला है। और इसी प्रकार से क्लास 12 की फिजिक्स में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की भी एक अलग सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग क्लास 12 फिजिक्स की पूरी किताब से आपके जितने भी महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो रहे हैं, उनको कर रहे हैं। और उसी प्रकार से आपका क्लास 12 फिजिक्स की पूरी किताब से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न की सीरीज चल रही है, तो उसमें भी हम लोग पूरी किताब से जितने भी आपके महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो रहे हैं, वो हम लोग कर रहे हैं। और उसी प्रकार से जो हमारी ये वीडियो होने वाली है, इस सीरीज के अंतर्गत हम लोग क्लास 12 फिजिक्स की पूरी किताब से आपके जितने भी महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 में बन सकते हैं, वो सारे के सारे प्रश्न हम लोग इस सीरीज के अंतर्गत करवा रहे हैं। इस सीरीज में पहला वीडियो ऑलरेडी आ चुका है। यदि आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है, तो उस वीडियो को भी जाकर के देख लेना इस वीडियो को देखने के बाद। तो वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न आपको करवाए जा रहे हैं, सभी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाते हैं, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पुराने सालों में आए हुए हैं और इनकी संभावना 2024 की बोर्ड परीक्षा में आने की बहुत ज़्यादा है। उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर करवाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ आप लोग समझ गए होंगे, तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे टॉपर ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट का जो टॉपर ग्रुप का प्राइस है, वो मात्र 100 रुपये रखा गया है, जिसमें आपको क्या-क्या चीज़ें मिलती हैं, वो आप लोग समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए आप लोग फिजिक्स के लिए टॉपर ग्रुप लेते हैं, तो उसमें आपको मिलेगा क्या? उसमें आपको मिल जाएगा क्लास 12 फिजिक्स के जितने भी चैप्टर होंगे, उन सभी का ऑल चैप्टर का हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा ऑल चैप्टर का, और साथ ही में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी दिया जाएगा, जिसमें आपके महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, महत्वपूर्ण आपके लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। इस प्रकार से आपके ऑल चैप्टर का नोट्स दिया जाएगा, साथ में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा। तो जिसको भी टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना है, वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट का प्राइस मात्र 100 रुपये है। आप लोग चाहें तो फिजिक्स ले लें, या फिर आप लोग चाहें केमिस्ट्री के लिए, या फिर आप लोग चाहें बायोलॉजी के लिए लें। तीनों सब्जेक्ट के लिए टॉपर ग्रुप अवेलेबल है, तो इसलिए आप लोग चाहो तो तीनों सब्जेक्ट का भी ले सकते हो। एक सब्जेक्ट का प्राइस मात्र 100 रुपये है। नंबर मेरा हो जाता है 97 93 44 0081। तो जिसको भी टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना है, उन लोगों को ये नंबर सेव कर लेना है और उसी पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है और आपको बताना है कि आपको जिस भी सब्जेक्ट के लिए टॉपर ग्रुप चाहिए। उसके बाद में फिर मैं आपको डेमो भेज दूंगा, आप लोग देख लेना। यदि आपको अच्छा लगेगा तो आप लोग इसी नंबर पे पेमेंट करके इसी पर पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना। मैं आपको जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप लोग बताओगे, उसमें ऐड कर दूंगा। तो ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो की बात कर लेते हैं। तो हम लोग क्लास 12 फिजिक्स की जो पूरी किताब होती है, उसमें से आपके जितने भी महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न बन सकते हैं 2024 की बोर्ड परीक्षा में, वो सारे के सारे सीरीज के माध्यम से कर रहे हैं, जिसमें पहला पार्ट ऑलरेडी आ चुका है। यदि आप लोगों ने उसे नहीं देखा है, तो इस वीडियो को देखने के बाद उसे भी आप लोग जरूर जाकर के देख लेना। तो चलिए अब हम लोग जो सेकंड पार्ट में महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, उनको हम लोग देखते हैं। तो इस पेज को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। तो इसमें हमारा जो अगला प्रश्न होने वाला आपका हो जाता है कि किसी चालक की वैद्युत धारिता से आप क्या समझते हैं? आरसी का विमीय समीकरण निकालिए, जहां आर प्रतिरोध तथा धारिता सी है। तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है, तो इसलिए आप लोग यहाँ पर क्या लगा लेंगे? बीबीआई का टिक लगा लेंगे, क्योंकि ये आपका बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसीलिए मैंने इस सीरीज में आपके लिए ये रखा हुआ है। तो क्वेश्चन आपका हो जाता है कि किसी चालक की वैद्युत धारिता से आप क्या समझते हैं, और साथ ही में आरसी का विमीय समीकरण निकालिए, जहां पर आर प्रतिरोध तथा धारिता सी है। तो इस प्रकार से सबसे पहले हम लोग को उत्तर में धारिता का परिभाषा बतानी है, उसके बाद में फिर हम लोग को आरसी की विमा निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बताएंगे? वैद्युत धारिता की परिभाषा। तो इसमें आप लोग उत्तर डालेंगे और हेडिंग लगाएंगे वैद्युत धारिता की परिभाषा। तो इसमें आप लोग बताएंगे कि किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होती है, उसी को ही हम लोग विद्युत धारिता कहते हैं। यानी कि जो चालक होता है, उसमें जो आपका आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होती है, उसी ही हम लोग वैद्युत धारिता कहते हैं। आगे आप उसमें बताएंगे कि यह चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात के बराबर होती है। यानी कि जो जो आपका चालक होता है, उसमें दिए गए आवेश और चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात के बराबर होता है आपका वैद्युत धारिता। तो यहाँ पर बता सकते हैं धारिता सी बराबर आपका हो जाता है क्यू अपान में बी। क्यू यहाँ पर आपका होता है आवेश और बी आपका होता है विभव में वृद्धि। तो इस प्रकार से आपका ये वैद्युत धारिता का
परिभाषा हो जाती है और साथ ही में ये आपका सूत्र हो जाता है। तो आप लोग सबसे पहले परिभाषा को नोट करो, उसके बाद फिर सूत्र को नोट करो, उसके बाद में फिर हम लोग आरसी की बीमा देखते हैं। तो आरसी की बीमा में आप लोग बताएंगे कि जो आपका प्रतिरोध होता है, यानी कि हम लोग से बताया गया है कि जो आपका आर है वो प्रतिरोध है, तो हम लोग को प्रतिरोध की बीमा निकालनी है, फिर गुणे में हम लोग को धारिता सी की बीमा निकालनी है। तो जो प्रतिरोध की बीमा होती है वो आपकी इस प्रकार से हो जाती है, m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -3 और a की पावर -2। और वहीं पर यदि हम धारिता सी की बीमा की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा m की पावर -1, l की पावर -2, t की पावर 4 और a की पावर 2। तो इस प्रकार से आपका ये हो गया धारिता की बीमा, ये आपका हो गया प्रतिरोध की बीमा। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे कि m की पावर -1 है, यहाँ पर क्या है m की पावर +1 है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका है l की पावर -2 है, l की पावर +2 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद फिर आपकी बात करेंगे तो t की पावर 4 है और t की पावर -3 है, तो यहाँ से आपका एक t बच जाएगा। उसके बाद फिर आपका है a की पावर 2 और a की पावर -2, तो ये दोनों भी आपका कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से आप लोग बताएंगे जो बीमा निकल करके आएगी केवल और केवल टी निकल करके आएगी, तो आरसी की जो बीमा हो जाएगी आपकी टी हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन जो था कि किसी चालक की विद्युत धारिता से आप क्या समझते हैं और साथ ही में आरसी का बीमे समीकरण निकालिए, वो पूरा क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो, उसके बाद फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाता है वो आपका हो जाता है कि विद्युत संधारित्र क्या होते हैं, किन्हीं दो उपयोगों का उल्लेख कीजिए। ये भी आपका आईएमपी क्वेश्चन होता है, यहाँ पर भी आप लोग आईएमपी का टिक लगा लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग से पूछा गया कि विद्युत संधारित्र क्या होता है। तो ये आपका अगर लघु उत्तरीय में प्रश्न नहीं भी आता तो आपका ये कह सकते हैं कि अति लघु में प्रश्न आ सकता है कि संधारित्र क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बताएंगे कि संधारित्र आखिर क्या होता है। तो आप लोग इसमें बताओगे कि संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस बिंदु पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है, आपका संधारित्र कहलाता है। तो इस प्रकार से आपका संधारित्र की परिभाषा हो जाती है। इसे आप लोगों ने कॉपी में नोट कर लो और इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लो। उसके बाद में फिर हमसे पूछा गया था कि संधारित्र के किन्हीं दो उपयोग का उल्लेख कीजिए, ठीक। तो अब हम लोग संधारित्र के उपयोग लिखेंगे। तो उपयोग में आप लोग पहला उपयोग बताएंगे कि संधारित्र का मुख्य कार्य आवेश का संचय करना है। यदि किसी परिपथ में क्षणिक परंतु प्रबल वैद्युत धारा प्रवाहित करनी हो तो इसका सबसे अच्छा उपाय परिपथ के सिरों को आवेशित संधारित्र से जोड़ देना है। तो ये आपका पहला पॉइंट हो जाता है, महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है, तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट करो। उसके बाद फिर हम लोग सेकंड पॉइंट में बताएंगे कि संधारित्र केवल आवेश के ही नहीं बल्कि ऊर्जा के भी संचायक होते हैं, यानी कि जो संधारित्र होते हैं वो केवल आवेश के ही नहीं बल्कि ऊर्जा के भी संचायक होते हैं। तो इस प्रकार से जो आपका ये वाला क्वेश्चन था कि विद्युत संधारित्र क्या होते हैं तथा किन्हीं दो उपयोगों का उल्लेख कीजिए, ये क्वेश्चन भी आपका पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। तो इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। उसके बाद फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ेंगे और वहाँ पर जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ तो यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। उसके बाद फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है वो आपका हो जाता है कि सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत विभव शून्य होता है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। वैसे आपका ये डेरिवेशन होता है और इसी में आपके दो डेरिवेशन होते हैं। इस प्रकार से आपका हो जाता है निरक्षीय स्थिति, जो कि हम लोग करने वाले हैं। एक आपका होता है अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत विभव ज्ञात करना, ठीक है। तो दोनों जो डेरिवेशन होते हैं महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन जो आपका निरक्षीय स्थिति होती है इसकी ज़्यादा संभावना होती है कि आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाए, और वहीं पे यदि हम लोग अच्छी स्थिति की बात करेंगे तो उसकी संभावना होती है कि आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाए। तो ये निरक्षीय स्थिति को हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न में करने वाले हैं और जो आपका अच्छी स्थिति होती है उसको हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की सीरीज में करने वाले हैं। तो चलो हम लोग इसका सोल्यूशन देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, इसीलिए आप लोग यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का टिक लगा लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग इसका सोल्यूशन देखेंगे। तो सोल्यूशन में सबसे पहले आपको इसका चित्र समझना होगा। जैसे आप लोग चित्र समझ जाओगे फिर आपको सोल्यूशन करने में आसानी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इसका चित्र देखेंगे। तो चित्र मैं आपको यहाँ पर बना करके समझाऊंगा बहुत ही आसानी तरीके से। तो इसमें हम लोग को सबसे पहले एक वैद्युत द्विध्रुव को बनाना है। तो वैद्युत द्विध्रुव आप लोग जानते हैं किस प्रकार से होता है। इस प्रकार से आप लोग मान लीजिए कोई एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि आपका -q और +q आवेशों से मिलकर के बना है। आप लोगों को पता होगा कि जो वैद्युत द्विध्रुव होता है उसका -q और +q आवेशों से मिलकर के बना होगा। अब मान लीजिए जो आपका जो वैद्युत द्विध्रुव है इसके मध्य में कोई बिंदु O है, ठीक है। इस प्रकार से आपका जो मध्य बिंदु O है, तो मध्य बिंदु O है, उसके बाद में फिर आपको यहाँ पर पता ही होगा कि जो -q और +q आवेशों के बीच की दूरी कितनी होती है, 2l होती है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक हम लोग l मान सकते हैं और यहाँ से यहाँ तक हम लोग l मान सकते हैं, यानी कि टोटल 2l होता है। यानी कि वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई कितनी होती है, 2l होती है। तो इस प्रकार से यहाँ तक हो गया। उसके बाद फिर जो आपका वैद्युत द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु O है, इससे हम लोग r दूरी पर कोई बिंदु
इससे हम लोग r दूरी पर निरक्ष में कोई बिंदु यहाँ पर P मान लेंगे। यहाँ पर हम लोग को वैद्युत विभव ज्ञात करना है, यानी कि जो आपका मध्य बिंदु O है, मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हम लोग को वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब प्लस Q आवेश के कारण जब हम लोग P पर वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे तो उसकी दूरी हम लोग को पता होनी चाहिए, और जब हम लोग माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे तो उसकी दूरी भी हम लोग को पता होनी चाहिए। तो यह सारी चीज़ आप लोग समझ गए होंगे, चित्र भी आप लोग समझ गए होंगे, तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। उसके बाद हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। तो उत्तर में आप लोग बताओगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव आपका है जो कि आपका माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर के बना है। इसकी लंबाई 2l है, यानी कि इसकी लंबाई 2l होती है, आपको पता ही होता है, और साथ ही में आपका माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर के बना होता है। इसे ऐसे माध्यम में रखा गया जिसका परावैद्युतांक k है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का निर्धारण करना, यानी कि जो आपका मध्य बिंदु O है, मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु आपका P है निरक्षीय स्थिति में, वहां पर हम लोग को वैद्युत विभव का निर्धारण करना है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने थ्योरी प्लस चित्र को समझ लिया होगा। अब हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले हम लोग प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करते हैं। तो जब हम लोग प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे तो आप लोग बताएंगे कि B1 बराबर 1/4πε0 के Q अपान में BP। अब ये BP क्या है तो आप लोग को पता होना चाहिए। जो आपका प्लस क्यू आवेश के कारण जब हम लोग बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे तो इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, B और P। तो इस प्रकार से यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, BP हो जाएगी। तो हम लोग इस प्रकार से BP लिख सकते हैं, और इसको हम लोग पहला समीकरण बना लेंगे। आगे आप लोग बताएंगे जब हम लोग माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे तो आप लोग इसमें बताएंगे कि माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव आपका हो जाएगा B2 बराबर 1/4πε0 के Q अपान में AP। अब AP क्या है आपका, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी AP हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब ये हम लोग माइनस क्यू आवेश के कारण ज्ञात कर रहे हैं तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। आगे आप लोग बताएंगे कि अब बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव आपका हो जाएगा B बराबर B1 प्लस B2। इस प्रकार से आपका B बराबर B1 प्लस B2 हो जाएगा। अब आगे हम लोग करेंगे B बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पर B1 का मान रखेंगे। तो B1 का मान कितना है यहाँ पर, तो आप लोग बताएंगे जो B1 का मान है वो आपका है 1/4πε0 के Q अपान में BP। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 1/4πε0 के Q अपान में BP। उसके बाद में फिर हम लोग B2 का मान रखेंगे। तो B2 का मान कैसा है, माइनस में है, तो जो होगा प्लस का है माइनस हो जाएगा। तो B2 का मान कितना है आपका, माइनस में आपका 1/4πε0 के Q अपान में AP। तो ये आपका इस प्रकार से यहाँ तक हो गया। अब आगे आप लोग क्या करेंगे Q को हम लोग बाहर यहाँ पर ले आएंगे और साथ ही में इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो नीचे आपका क्या हो जाएगा, B बराबर Q अपान में 4πε0 के, और अंदर आपका बचेगा 1 अपान में BP माइनस 1 अपान में AP। अब आप लोग को ये पता होना चाहिए कि जो आपका AP है वो BP के बराबर है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु से यहाँ पर कोई लंब डाला गया है। तो इस प्रकार से आप लोग जान सकते हैं कि जो आपका AP है वो आपका जो आपका AP है वो आपका BP के एकदम बराबर है। तो यदि हम लोग चाहें कि AP जहाँ पर BP लिख सकते हैं ना, क्योंकि आपका AP BP के बराबर है, तो यही हम लोग यहाँ पर करेंगे। B बराबर Q अपान में 4πε0 के हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे 1 अपान में BP माइनस में हम लोग 1 अपान BP कर देंगे, क्योंकि आपका क्या होगा कि जो आपका मैंने आपको बताया था जो आपका AP वो BP के बराबर है। तो हम लोग चाहें तो AP की जगह पर BP लिख सकते हैं। तो यही चीज़ हम यहाँ पर कर देंगे। फिर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, फिर आपका जो B होगा वो 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग बता सकते हैं कि अतः वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर वैद्युत विभव जो आपका होता है वो शून्य होता है। तो इस प्रकार से आपका जो डेरिवेशन था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। और यहाँ तक यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, और साथ ही में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए इसी प्रकार के और भी महत्वपूर्ण वीडियोस को जानने के लिए। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। उसके बाद हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।